नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर का 2021 का क्वेश्चन पेपर, और हम इसमें डिस्कस करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस, उसके अलावा अतिलघुत्री और लघुत्री, और हम जानेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर लिखें, यानी जो क्वेश्चंस अतिलघुत्री और लघुत्री प्रकार के प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे लिखें। तो जितनी संपूर्ण जानकारी होती है किसी क्वेश्चन को लिखने के लिए जो पर्याप्त होती है उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे पेपर को हम हल करेंगे और इसको हम हल करेंगे पीडीएफ मोड में, क्योंकि बोर्ड पर क्वेश्चन को लिख करके और फिर उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम पूरा पीडीएफ मोड में सारे क्वेश्चंस को मैंने हल किया है और हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस को, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मिनी कंप्यूटर को एक साथ कितने लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर को एक साथ 64 लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, 64 होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है और मिनी कंप्यूटर किस तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर से अलग होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में कब आया था। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 1930, 1945, 1940 और 1950। तो हम जानते हैं इसकी फ़िलहाल कोई एग्जैक्टली डेट नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो 1945 में पहली बार अस्तित्व में आया था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1945 इसका आंसर सही हो जाता है। अगर थोड़ी सी हम चर्चा करें कि आखिरकार पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था एनिएक। उसका नाम क्या था? एनिएक उसका नाम था। अगर हम एनिएक की फुल फॉर्म की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटर, ए का मतलब होता है एंड और कंप्यूटर। तो इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोला जाता था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। शॉर्ट फॉर्म में इसको एनिएक कहते हैं। यही था पहला कंप्यूटर। अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था इसका वेट कितना था, तो लगभग इसका जो वेट था वो 30 टन के आसपास था। आप सोचिए कि कितना विशाल ये रहा होगा। 30 टन इसका वेट हुआ करता था। इसकी अगर हाइट की बात करें कितना ये ऊंचा हुआ करता था, तो लगभग 30 से 50 फीट की इसकी ऊंचाई हुआ करती थी। तो बहुत ख़तरनाक, बहुत हैवी कंप्यूटर्स हुआ करते थे ये, और इसीलिए इन कंप्यूटर्स को इंस्टॉल कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करता था। अगर इसमें हम बात करें कि ये कितनी बिजली कंज्यूम करता था, तो ये लगभग 1,50,000 वाट बिजली को कंज्यूम करता था। और ऐसे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न करते थे। इसीलिए ऐसे कंप्यूटर्स को जहाँ पे इंस्टॉल हम करते थे उस रूम में एसी लगवाना अत्यंत ज़रूरी होता था, क्योंकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, अदरवाइज़ कंप्यूटर में खराबी आ सकती थी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसमें कहा गया कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या है। आपको बताना है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल क्या है। तो IBM 701 स्टार 1000, IBM 360 सीरीज़ या फिर लैपटॉप। तो हम जानते हैं जो 5th जनरेशन है इसमें AI का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब A का मतलब आर्टिफिशियल, I का मतलब इंटेलिजेंस। तो इसमें कृत्रिम रूप से जो बुद्धिमत्ता उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे कंप्यूटर्स को यूज़ करना बड़ा आसान होता है। तो लैपटॉप इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगर बात करें स्टार 1000 की, तो ये 4th जनरेशन का एक कंप्यूटर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। CPU होता है, या मेमोरी होता है, या फिर हार्ड डिस्क होता है, या फिर फ्लॉपी होता है। तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है जिससे वो चलता है, यानी सारे जो फंक्शन, सारे जो कमांड होती हैं वो CPU में दी जाती है। CPU ही उसका दिमाग कहलाता है। CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित मुख्य टूल्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करेंगे फायरवॉल्स के बारे में,
तो फायरवॉल्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं VPN, और वायरस प्रोटेक्शन, तो ये तीनों ही संबंधित हैं कंप्यूटर के यानी इंटरनेट से, सिक्योरिटी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला। तो जितने भी 2021 में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए थे उसको हम आंसर सहित डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आप अच्छा आंसर लिख के आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतर समझ आए, और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अपने दोस्तों में शेयर भी करें इस वीडियो को, और बाकी की वीडियोस को आप देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर आपसे बोले कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क के प्रकार की यहाँ बात की गई है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे नेटवर्क क्या होता है। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो एक दूसरे को डाटा का आदान प्रदान करते हैं, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं? सबसे पहले लैन, जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन, जिसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, जिसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं और हमसे यही यहाँ पूछा गया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर से 6 लिख गया, ये 7 होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सीरीज़ जो नंबरिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, कोई बात नहीं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि याहू सर्च इंजन का शुरुआत कब हुई थी, कब ये प्रारंभ हुआ था। बस आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही आंसर करना है कि याहू सर्च इंजन कब शुरुआत हुआ था। तो याहू सर्च इंजन की शुरुआत जनवरी 1994 में हुई थी। बस आपको इसमें यही इतना ही लिखना है, इतना ही पूछना है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि पैकेज कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है कि पैकेज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें पैकेज के बारे में तो मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के पैकेज हो सकते हैं, होते हैं कौन कौन से, जैसे वर्ड प्रोसेसर, वर्कशीट पैकेज, उसके बाद में प्रेजेंटेशन पैकेज और डेटाबेस पैकेज। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि पैकेज कितने प्रकार के होते हैं, बस आपको उनके प्रकार लिख देने हैं जो कौन कौन से हैं, वर्ड प्रोसेसर, वर्कशीट पैकेज, उसके अलावा प्रेजेंटेशन पैकेज और डेटा बेस पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTF का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ सकता है कि FTP क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसका उपयोग या इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पे हम कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो यह एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के बीच फाइलों को नेटवर्क पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में सर्वर और क्लाइंट के बीच डाटा फाइल के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है। बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि CPU से क्या तात्पर्य, आपको बताना है कि CPU से तात्पर्य क्या है। तो CPU का सबसे पहले फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जैसे हमने पिछले वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस में देखा था कि इसे हम क्या कहते हैं, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है जिसका काम कंप्यूटर में आने वाले इनपुट निर्देशों को प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर का सारा डाटा CPU में ही संग्रह किया जाता है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछे CPU के बारे में कि CPU क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, तो आप लोग इतना लिख करके आएंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा गया कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी वेब ब्राउज़र होते हैं वो चाहे हमारे फ़ोन में, अगर हम देखें हमारे फ़ोन में क्रोम है या फिर ओपेरा है, तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र्स। जो विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध जो भी डेटा है, जानकारी, इन्फॉर्मेशन है, जैसे लेख है, छवियाँ हैं या फिर
चलचित्र है यानी जो वीडियो वगैरह हैं, संगीत है और अन्य जानकारियों आदि को देखने और इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग करने में उपयुक्त होता है। तो यही होता है वेब ब्राउज़र। यानी वेब ब्राउज़र की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंटरनेट के ऊपर जानकारी उपलब्ध है उसमें हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। अब अगर बात करें कौन कौन से फेमस वेब ब्राउज़र है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में और देखते हैं कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पे संक्षिप्त रूप से डिजिटल कंप्यूटर के बारे में लिखना है, बताना है। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, आइए जानते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो डाटा को बाइनरी रूप में अर्थात 0 और 1 डिजिट में कार्य करता, यूज़ करता है, उपयोग करता है। इसका मुख्य लाभ क्या है कि यह तुरंत और पुनः प्रोग्राम करने योग्य होते हैं। मतलब इसको हम तुरंत और पुनः क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस तरह से कंप्यूटर कौन कौन है जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, तो लैपटॉप है या फिर कैलकुलेटर है या स्मार्टफोन है। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं डिजिटल कंप्यूटर के। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेष सेवाएं हैं जो इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाती हैं। जैसे अब यहाँ पे हम कैसे इसको लिखेंगे, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग व्यापार, बातचीत, फाइल डाउनलोड करने, डेटा भेजने और बैंकिंग इत्यादि के रूप में किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चैट रूम इत्यादि। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के सहायता से बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो हमको बस इसमें यही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि किसी एक सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। अब ये बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो भी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसमें समय समय पर अपडेट आती रहती है। अपडेट क्यों आती है, अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कमी रह गई है तो उसको ठीक करने के लिए अपडेट दी जाती है ताकि वो कमी को दूर किया जाए। तो यहाँ पे हम कैसे इस क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर संशोधन होता है जो कुछ विशेष प्रकार की त्रुटियों को ठीक करता है। जैसे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए डिवाइस को इंटरनेट से जोड़कर अपडेट मेन्यू पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि ISP का पूरा नाम लिखकर परिभाषित कीजिए। बस आपको यहाँ पे लिखना है कि जो ISP है उसका पूरा नाम क्या है और उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो हम जानते हैं कि जो ISP है उसका जो पूरा नाम है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सेवा प्रदाता एक प्रकार का संगठन या संस्था होती है जो इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो ISP होते हैं वो एक प्रकार के इंटरनेट सेवा प्रदाता होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरनेट सेवा को प्रदान करते हैं। जैसे कौन कौन से संस्थाएं इसमें शामिल हो सकती हैं, जैसे भारती एयरटेल, BSNL, वोडाफोन और जियो इत्यादि जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे जियो फाइबर के बारे में। जियो फाइबर क्या करता है, वो फाइबर के माध्यम से इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है दूर दराज क्षेत्रों में। तो बस आपको इसमें इतना ही लिखना था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें क्या कहा गया है, साइबर सेफ्टी से क्या आशय है। आपको बताना है कि साइबर सेफ्टी क्या होता है और चर्चा कीजिए। तो हम जानते हैं कि साइबर सेफ्टी एक प्रकार की सुरक्षा होती है जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी सिक्योर यानी सुरक्षित बनाया जाता है जिससे किसी भी तरह से डाटा की चोरी ना हो सके और सभी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहें। तो ये काम होता है किसका, ये काम होता है साइबर सेफ्टी का।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें कहा गया है कि किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि कोई एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे विशेष रूप से उपयोगकर्ता को टेक्स्ट, छवियों और ऑडियो वीडियो को एक साथ विचारों की प्रस्तुति करने के लिए या बनाने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम पीपीटी बना करके कुछ अपने विचारों को या फिर छवियों को या फिर वीडियो को हम उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से एक साथ लेख यानी कोई चीज़ हम लिखते हैं, छवियों को, कोई पिक्चर वगैरह है, फोटो वगैरह है, ऑडियो वीडियो को एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं और ये होगा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन 18 तक ही सिर्फ आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक्सेल 2007 में नई रिक्त वर्कबुक कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले कैसे इसको हम पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको लिखना है। तो देखते हैं इसमें कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कीजिए, उसके बाद ऑफिस बटन पर क्लिक करके फिर न्यू पर क्लिक करना होता है। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक न्यू वर्कबुक डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ से आप पहले टेम्पलेट्स के नीचे ब्लैंक एंड रिसेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे और अब नीचे दाएं कोने में स्थित क्रिएट के बटन पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपके सामने MS एक्सेल न्यू ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। तो बस हमको इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एक्सेल 2007 में नई रिक्त वर्कबुक कैसे बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 से लेकर के 18 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर कोई और वीडियो की डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।